हम लोगों ने चैप्टर 4 में क्या क्या पढ़ा था, मुगल के बारे में पढ़ रहे थे। और इसमें हम लोगों ने देखा कि भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल जो था किस प्रकार से आते हैं और अपना मतलब एक विस्तृत साम्राज्य मतलब क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। शुरुआती दिनों में तो काफी उनको उनको काफी अधिक मतलब दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ पे पहले से मतलब अफगान होते हैं, राजपूत होते हैं, उनसे उनको संघर्ष करना पड़ता है। इसके लिए बाबर को 3-4 युद्ध करनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद हुमायूं जब आता है तो हुमायूं कुछ दिन रूल करता है, लेकिन बाद में उसको शेरशाह सूरी से मतलब क्या होता है, सामना करनी पड़ती है। अब बाद में जाकर उनको मतलब क्या होता है, लगभग 15 वर्षों तक मतलब देश से मतलब क्या होता है, बाहर रहना पड़ता है, ठीक है। फिर जाके 1555-56 में वापस आएंगे और फिर से मतलब क्या होगा, उस समय से भारत में मुगल सत्ता जो थी कंटिन्यू आपको देखी जाती है, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि मुगल जो थे दो प्रमुख वंशों से आते हैं, ठीक है। माँ की तरफ से जो थे मंगोल थे, जिससे मुगल शब्द की उत्पत्ति हुई थी। और पिता की तरफ से बात करेंगे तो दे आर तैमूर, ठीक है। लेकिन अपने आप को क्या कहलाना पसंद करते थे, तो अपने आप को तैमूर कहलाना वो क्या करते थे, पसंद करते थे, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। ये सारे चीजों को हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को देखने से बहुत सारे मतलब मुगल शासकों ने क्या किया, तैमूर के साथ अपने तस्वीर भी बनवाई। क्या बनाया, तैमूर के साथ अपने आप ने तस्वीर भी बनाई, ठीक है। तैमूर की बात करें तो तैमूर कहलाना, ये लोग क्या कहलाते थे, ये लोग खुद को मतलब क्या होते थे। लाना पसंद करते थे। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तैमूर होते थे। कहलाना मतलब क्या करे, पसंद करते थे। खुद को रीजन क्या था, तैमूर जो था भारत पे क्या किया था, आक्रमण किया था, भारत को विजित भी किया था 1398 में, ठीक है। जबकि हुआ ये मतलब क्या, तो मुगल कहलाना मंगोल कहलाना इसलिए नहीं पसंद करते थे। मंगोलों की जो ख्याति जो थी बहुत अधिक मतलब क्या था, तो बहुत क्या अधिक हुआ मतलब था? उनका, ठीक है, नरसंहार से जुड़ा जाता था, इसलिए नहीं कहलाना पसंद करते थे, ठीक है। ये सारे रीजन की बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे मुगल जो थे अपने मतलब क्या किया, राजपूतों से संबंध स्थापित किए, इसलिए सर उसने वैवाहिक नरसंहार का संबंध भी मतलब क्या स्थापित किए, होता ठीक है? है। क्या, नरसंहार का मतलब क्या होता है? नरसंहार का मतलब जेनोसाइड, जब बहुत बड़े पैमाने पर जब बहुत सारे लोगों को जब मारा जाता है ना, तो उसको नरसंहार कहते हैं, जेनोसाइड, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई शहर है, वहां पे क्या करेंगे, कोई बाहरी आक्रमण हो गया और वहां पे जाके मतलब कोई क्या करेंगे, बाहरी आक्रमण हो गया, वहां पे जाके एक बार में लगभग 10,000 लोगों को मार दिया गया, 20,000 लोगों को मार दिया गया बड़ी संख्या में, उसको नरसंहार कहते हैं। इंग्लिश में उसको क्या बोला, जीनोसाइड कहा जाता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, समझ में आ गई बात। बेस्ट उदाहरण है। यही काम मतलब दुनिया के लगभग बहुत सारी जनसंख्या को मतलब नष्ट कर दिया था, किसने किसने नष्ट कर दिया था, तो ध्यान मंगोल। में रखेंगे, ठीक है। मंगोल। मंगोल। मंगोलों ने मंगोल। किया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे सैन्य अभियान में, देखेंगे शुरुआती सैन्य अभियान बाबर का चलेगा, जो कि 1526 से लेके 1530 तक चलेगा, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हाँ, उसने युद्ध को जीतने के लिए उन्होंने मतलब क्या किया था, विशेष प्रकार की एक नीति का प्रयोग किया, जिसमें क्या था, तोपों का प्रयोग किया, बारूद का प्रयोग किया गया। लता नहीं बिल्कुल, मिली। ठीक है। बिल्कुल, ठीक है। तो इससे मतलब क्या हुआ, तो इससे मतलब बाबर को मतलब किसके खिलाफ एज मिल गया, तो दिल्ली सल्तनत का जो शासक जो था, कौन था, क्या नाम था उसका, इब्राहिम लोदी के खिलाफ इब्राहिम मतलब लोधी। बारूद का इब्राहिम प्रयोग का लोधी। जो तकनीक जो किया गया, आग्नेय शास्त्र का जो प्रयोग किया गया, ये मतलब विजयी, मतलब इसको विजयी होने में मतलब बहुत बड़ा रोल निभाया। ये सब कुछ मतलब पढ़ चुके थे, ठीक है। हम लोग पढ़े थे बाबर के प्रमुख अभियान के बारे में पढ़े थे। 1526 में पानीपत के दौरान इब्राहिम लोदी ने उसके अफगान समर्थकों को हराया। 1543 में खानवा का युद्ध हुआ, जिसमें राणा संगा को हराते हैं। 1528 में क्या चंदेरी का युद्ध हुआ, ठीक है। इसी तरह से बाबर के जो थे प्रमुख युद्ध है, एक मतलब घाघरा भी होता है, 1500 कब होता है घाघरा, 29। पंद्रह सौ पंद्रह सौ पंद्रह सौ उनतीस 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 में, पंद्रह ठीक सौ है। उनतीस में। अब 1529 में घाघरा होगा, ठीक है। 1529 में क्या होता है, घाघरा होता है। अब 1530 में क्या होता है, बाबर की मृत्यु हो जाती है। इसको ट्रिक लोग बनाते हैं, पानी पिया, खाना खाया, चल दिया, हाँ घर हाँ गया, मर वही। गया, ठीक है, ऐसे ट्रिक हाँ, बनाते चांद हैं। देखा घर गया पानी पर से सो मतलब गया। पानी, ठीक है। खा से मतलब पानी खाना खाया, पानी चंदेरी से खाना मतलब खाना चल खाया। दिया, घाघरा से मतलब घर गया। अंतिम में घर गया, 1530 में बाबर की क्या हो मर गई, गया। मृत्यु हो 1530 में गई, ठीक है। सो गया। तो लोग बहुत सारे ट्रिक पानी बनाते हैं, अगर आपको भी अगर ये ट्रिक बनाना है तो आप भी बना सकते हैं, ठीक है। ये पानी बना सारे ठीक है बाबर सर, का जो पानी था, पिए खाना खाए। चल दिया, घर गया, मर हाँ, गया, ठीक है। चलिए, जब उसके चांद बाद बात देखा करेंगे सर। चांद देखा। कुछ भी चांद लगा देखा। लीजिए, एज योर विश, एज योर विश, ठीक है। जो आपका इच्छा है, जैसे आपको याद हो जाए उसी को, ट्रिक का मतलब ही धोखा होता है, लगातार जैसे तीन याद चार युद्ध करना है किया। याद। क्या, उसके बाद कंटिन्यू। लगातार वो 3-4 युद्ध किया, ठीक है। उसके बाद मतलब कि काफी शारीरिक दुर्बलता के कारण से काफी बीमार भी रहने लगा, उसके बाद वो मर गया। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे इसे, बाबर जब के बाद जो शासक जो आएगा, हुमायूं आएगा। तो हुमायूं 2 टर्म में शासक है, 1530 से लेकर 1540 तक रहेगा, और फिर 1555-56 में, ठीक है। ये मतलब 1540 में क्या होता है, तो इसकी लड़ाई होती है 1539 में चौसा में,
और 1540 में कन्नौज की लड़ाई हो गया। दोनों लड़ाई में क्या होता है, हुमायूं जो था पराजित होता है, ठीक है। अपने भाई से मतलब कमरान मिर्जा से हेल्प मांगने जाता है, लेकिन भाई जो था हेल्प करने से क्या कर देता है, इनकार कर देता है। इसलिए इनकार कर अफगान दिया। प्रतिद्वंदियों के सामने क्या होता है, ये फीका पड़ जाता है, ठीक है। लेकिन बाद में ईरान का जो सफाविद जो था उसकी सहायता से मतलब क्या होता है, फिर से मतलब क्या होता है, ईरान भारत की गद्दी पे मतलब पहुंचता है और यहाँ का मतलब शासक बनता है। और वहां पे दो लड़ाई से लड़नी पड़ती है, उस लड़ाई को मच्छीवाड़ा और सरहिंद के नाम से जानते हैं, ठीक है। याद है ना, मच्छीवाड़ा और सरहिंद बताया था मैं। पंद्रह इसको सौ क्या पचपन करना में है, होता है आपको सर। याद रखना है, ठीक है। 1555 में होता है, बिल्कुल ठीक है। मच्छीवाड़ा और सरहिंद को क्या करेंगे आप, याद करके रखेंगे, ठीक है। चलिए, उसके अकबर आएगा जो कि बहुत ही अल्प आयु में 13 वर्ष की अल्प आयु में शासक बनेगा, ठीक है। एक मतलब सेकुलर शासक माना जाता है, ठीक है। ठीक है, और सेकुलर इसका भी दो शासक बार माना जाता है। सर, क्या, इसका भी 2 बार राज्याभिषेक होता है क्या? अकबर का राज्याभिषेक 2 बार नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अकबर का नहीं होता है, हुमायूं को बोल सकते हैं ऐसा है, ठीक औरंगजेब है, का लेकिन होता है अकबर ना, का नहीं होता, ठीक है। अब देखेंगे मतलब औरंगजेब का इसके और हुमायूं शासनकाल का। का, हाँ औरंगजेब का होता है, ठीक। औरंगजेब और एक और भी होता है, हुमायूं। फर्रुखसियर का भी होता है, पटना में होता है, आई थिंक पटना में किसका होता है, मतलब दो फर्रुखसियर का, बार नहीं उसका ना भी होता होता है है। सर, ये आपको हुमायूं को दिया जाता है ना, हुमायूं को जैसे सिंहासन पे 2 बार हाँ बैठा ठीक है, ना। औरंगजेब, ठीक 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 है, ठीक है। अब तो अकबर के शासनकाल को, एक मिनट, अकबर के शासनकाल को पढ़ने दो देख रहे भागों में हैं। बांटा था, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक शासनकाल 1556 से लेकर 70 तक था, उसके 70 से लेकर 85 तक के बारे में बांट दिया था। उसके 85 से लेकर 1605 तक जो कि अंतिम वर्षों की बात करेंगे, तो अंतिम वर्ष में अकबर भी कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि मतलब वहां पे सलीम जो था अकबर के खिलाफ मतलब क्या कर देता है, विद्रोह कर देता है, ठीक है। विद्रोह ये कर। सारे चीजों को देख ले। जहांगीर की बात करेंगे तो जहांगीर जो था, ये भी अंतिम वर्षों में क्या होता है, कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि राजकुमार खुर्रम जो बाद में सम्राट शाहजहां के नाम से बना, उसने भी मतलब विद्रोह कर दिया। इसके शासनकाल में इसकी पत्नी का नाम क्या था, नूरजहां, ठीक है। नूरजहां। नूरजहां का मतलब बहुत अधिक मतलब क्या था, बहुत सुंदर। अधिक मतलब पकड़ था, ठीक है। नूरजहां चाहती थी हाँ इसे हाँ। शाहजहां जो शासक न बने, इसलिए उसे हाशिए पे धकेलने का मतलब क्या प्रयास रहा, लेकिन अपने कामों में प्रयास ये क्या किया। रहे, असफल। इसकी मूल नाम क्या था, मेहरुनिसा था, क्या नाम था, मेहरुनिसा मेहरू थी, सर ये ठीक है। निशा। विधवा क्या थी नाम था ना? इसका, सर ये विधवा मेहरुनिसा। थी ना? हाँ विधवा विधवा थी, से ना ठीक है। सर? शेर हाँ। अफगान अली, क्या नाम था, शेर अफगान क्या नाम था उसका, उसकी विधवा थी। बाद में जाके शेर अफगान एक, था तो। हाँ शेर अफगान कुली बेग की कुछ समथिंग नाम था, याद नहीं आ रहा, ठीक है। उनसे मतलब विवाह होता है। चलिए, शाहजहां की बात करें, 1627 से लेकर 1658 तक शासक था। प्रिंस ऑफ बिल्डर्स कहा जाता है, क्योंकि इनके समय बहुत सारी चीजों का निर्माण किया गया था, बताया था। लेकिन महत्वपूर्ण क्या था इनके समय में, क्या था इनके समय में, मतलब मुगलों में मतलब विद्रोह देखने को पड़ता है, देखने को मिलता है। शाहजहां के पुत्रों के बीच में क्या होता है, विद्रोह, उत्तराधिकार के लेकर मतलब झगड़ा शुरू हो जाता है। अंतिम रूप से औरंगजेब जो था विजयी होता है। अब बाद में दारा सारा शिकोह समेत अपने तीनों भाइयों को मौत का घाट उतार देता है। शाहजहां को भी मतलब शेष जिंदगी के लिए क्या करता है, आगरा के किला में कैद कर लेता है, ठीक है। उसका औरंगजेब आएंगे, औरंगजेब 1658 से लेकर 1707 तक, ठीक है। अंतिम बोल सकते हैं, अंतिम मतलब शक्तिशाली, शक्तिशाली मुगल राजा। शासक इसको कह सकते हैं, ठीक है। अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक इसको मतलब कहना होगा, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। अब रीजन क्या था, अब अंतिम मुगल शक्तिशाली क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके समय भी इनका पुत्र का मतलब विद्रोह देखने को मिलेगा। अकबर प्रथम का इनके समय भी विद्रोह होता है, ठीक है। और ये भी अपने पुत्र के विद्रोह के कारण थोड़ा सा मतलब कमजोर पड़ जाते हैं। दूसरी बार मराठा से इनका संघर्ष जो था हमेशा मतलब क्या होता होते रहता है, ठीक है। मराठा बनारस। सरदार जो थे शिवाजी, शिवाजी के साथ इनका मतलब संघर्ष मतलब प्रारंभ होगा, ठीक है। और ध्यान में रखेंगे, ये दक्कन में बहुत दिनों तक मतलब फंसा हुआ रहता है, लेकिन दक्कन के क्षेत्र में जो कार्रवाई जो होती है इनके समय ही मतलब क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। ये मैंने सारे कुछ आपको बता दिए थे, ठीक है। अब यहाँ पे बता, उत्तराधिकार में मुगल परंपराएं क्या की गई थी, तो यहाँ पे मतलब ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। बताया था ना, जो सबसे बड़ा बेटा रहेगा वही मतलब शासक बनेगा, ऐसा नहीं, योग्य ठीक है। रहेगा वो क्या होता है, बनेगा, तैमूरी वैसे परंपरा को नहीं मानते थे। होता है। तैमूरी परंपरा में क्या होता, पिता के बाद मतलब क्या होता था, तो मतलब जो पिता जो का जो योग्य मतलब जो पुत्र भी मतलब होगा वो। साम्राज्य जो होता था, योग्य को दिया जाता था, या फिर साम्राज्य को मतलब सारे राजकुमारों में मतलब क्या किया जाता था, बांट दिया जाता बांट था, दो। ठीक है। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसको कौन सा प्रथा बोलते थे, सहदा याद बोलते थे, जो कि किसकी प्रथा थी, तैमूरों से इसको लिया गया था, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, मुगलों, ये पढ़ाया था क्या, मुगलों के अन्य शासकों के साथ क्या संबंध थे। जी सर, ये जी भी सर, पढ़ाया ये था। भी हो गया था। तो राजपूतों ने क्या किया, इनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किया। उसके बाद राजपूतों को इन्होंने उच्च पद मतलब प्रदान किए, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। लेकिन बहुत सारे राजपूतों ने इनका मतलब क्या क्या विरोध भी किया। उसी में से एक राजपूत कौन थे, महाराणा प्रताप थे, जो कि इनका जीवन भर मतलब क्या करते थे, विरोध करते रहे। जबकि कुछ राजपूतों ने मतलब इनसे मतलब क्या संबंध भी स्थापित किए। जैसे जहांगीर की माँ जो थी कछवाहा राजकुमारी थी, आमेर की राजकुमारी थी, भारमल की पुत्री थी, पता था ना। शाहजहां की माँ की बात करेंगे, तो शाहजहां की माँ जो थी, जहांगीर की जो पत्नी थी, वो भी एक राजपुरी थी, मारवाड़ जोधपुर की राजकुमारी थी। ये सारे कुछ मैंने बता दिए थे।
बात करेंगे मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों के सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। ये राणा संगा जो थे यही के थे, तो राणा संगा ने सत्ता को स्वीकार करने से इनकार किया। अकबर के समय भी सेम प्रॉब्लम आया, लेकिन बाद में जाके मतलब किसने इसको मना लिया, तो जहांगीर ने इसे मना लेता है। ठीक है, कौन मना लेता है? जहांगीर ने इसे मना लेता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मनसबदार और जागीरदार पढ़ाया था क्या? जी सर, ये भी पढ़ाए थे, 3 ये तरह हुआ का था वेतन सर। मिलता ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बता दिया था, फिर भी समझ लीजिए। देखिए, जी जैसे जैसे साम्राज्य विभिन्न विभिन्न क्षेत्र में सम्मिलित हो गया, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों में सदस्यों के प्रशासन पे नियुक्त करना आरंभ किया। शुरू में ज्यादातर सरदार जो थे तुर्की होते थे, तुरानी होते थे, लेकिन अब इन छोटे छोटे के साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानी, भारतीय, मुसलमान, अफगान, राजपूत, मराठा, अन्य समूह के लोगों को भी मतलब सम्मिलित करने लगे। ठीक है, अब मुगल के सेवा में जो आने वाले जो नौकर साज होते थे उनको क्या कहते हैं? मनसबदार कहते थे। अब मनसबदार शब्द का अर्थ क्या होता था? मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद प्रदान किया जाता था। ठीक है, अब ध्यान, यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए एक पद, 2 वेतन और 3 सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। ठीक है, पद और वेतन का निर्धारण किस प्रकार से होता था? तो उनकी संख्या पे निर्भर होता था। ठीक है, जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही मतलब बढ़ जाती थी। ठीक है, उनका वेतन भी मतलब क्या होता था? उतना ही मतलब क्या होता था? अधिक होता था। ठीक है, जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार वो मतलब क्या कहते हैं? घुड़सवार उनको रखने पड़ते थे। ठीक है, चलिए, अब मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे, और वो अपने सैनिकों को क्या करते थे? घोड़े रखवाते थे और सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्रवाइयों के बाद ही मतलब उनको सैलरी मिल पाता था सैनिकों के लिए। ठीक है, अब मनसबदार अपना वेतन राजस्व से एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में, जिन्हें जागीर कहते हैं, ठीक है, जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी। ठीक है, इक्ता के समान जो होता था जागीर होता था, लेकिन इक्तादार जो होता था ना, वो इक्तादार जो होता था वह मतलब प्रशासन भी करते थे, लेकिन जागीरदार जो थे वो प्रशासन नहीं करते थे। ठीक है, केवल टैक्स वसूलते थे, अपना खर्च चलाते थे, सैनिकों का मतलब जो पैसा होता था वो निकल जाता था, बस उनका उतना ही काम था। लेकिन इक्तादार जो हम लोगों ने पढ़ा था दिल्ली सल्तनत में, उनका काम मतलब क्या होता था? प्रशासन का चलाना भी होता था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे एक जात की श्रेणी क्या था? तो जो 5,000 वाला जात की श्रेणी होगा, जाहिर सी बात होगा, वो 1,000 वाले जात की श्रेणी से मतलब क्या होता था? ऊंचा होता था। अकबर के शासन काल में ऐसी संख्या कितनी थी? 29 गो मनसबदार थे। ये क्वेश्चन पूछता है, अकबर के शासन काल में मनसबदारों की संख्या मतलब कितनी थी? 29 थी। ठीक है, जिसमें मतलब कम से कम 5,000 जात के पद भी थे। ठीक है, जो लगभग 5,000 जात के, वही मतलब क्या होता है? औरंगजेब के समय जाकर मतलब क्या हो जाता है? मनसबदारों की संख्या मतलब क्या हो जाती है? यहाँ पे अधिकतम हो जाती है, 79 हो जाती है। इसी वजह से मतलब क्या होगा? तो इसी वजह से आप देखोगे ऐसे मतलब यहाँ पे टैक्स वाला जो प्रॉब्लम जो था वो हो जाएगा। ठीक है, ट्रेड डेफिसिट काफी देखने को मिलेगा, मतलब राजस्व इनकम कम हो जाएगा, मनसबदार को ज्यादा पैसा देना पड़ता था। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे किसानों का शोषण हो जाएगा, क्योंकि मनसबदार को जो राजस्व मिलता था तो उस पे क्या करेंगे? ज्यादा ज्यादा मतलब किसानों से मतलब क्या लेना पड़ेगा? टैक्स लेना शुरू कर देंगे, क्योंकि नेक्स्ट टाइम उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो कोई मतलब क्या रहेगा? फिक्स नहीं रहेगा। ठीक है, तो यही सारे रीजन थे। ठीक है, ये सब पूरा हो गया था ना? ये हो गया था? जी सर, जब्त और जमींदार से होगा, जब्त और जमींदार से होगा। अच्छा, जब्त और जमींदार से होगा। ठीक है, तो जब्त और जमींदार से आज बता दे रहा हूँ। ठीक है, आप देखेंगे मुगलों का आमदनी का प्रमुख साधन की बात करेंगे, तो मुगलों का आमदनी का प्रमुख साधन किसानों के ऊपर से मिलने वाला राजस्व था। ठीक है, क्या था? क्या था, तो क्या बताएंगे? किसानों से मिलने वाला राजस्व। बिल्कुल, किसानों से मिलने वाला राजस्व जो था, ठीक है, वो क्या था? तो आपका मुगलों का मतलब आमदनी का मतलब प्रमुख स्रोत था। ठीक है, ध्यान रखें, अधिकतर स्थानों पे किसान कुलीनों यानी मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। ठीक है, ये राजस्व मतलब डायरेक्ट नहीं जाता था मुगल शासक के पास में, कैसे जाता था? ठीक है, कुलीन यानी कि मुखिया या फिर स्थानीय जो सरदार जो होते थे उनके माध्यम से मतलब राजस्व जाता था समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वह स्थानीय मतलब ग्राम के मुखिया मुखिया। हुआ सर, क्या? यहाँ पर कुलीन का मतलब मुखिया हुआ। कुलीन का मतलब इलाइट क्लास। ठीक है, इलाइट क्लास में मुखिया भी हो सकता है, या फिर गांव समाज का वैसा मतलब प्रतिष्ठित व्यक्ति कोई भी हो सकता है। ठीक है, मुखिया हो सकता है या फिर मतलब कोई दूसरा भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है हाँ, सब मुखिया ही होगा। गाँव ठीक से है, कोई मेन समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति, ठीक है, जिसका संपर्क मतलब किससे? तो बादशाह से संपर्क है। मतलब होता है ना, जैसे आपको कोई काम करवाना है तो आप लोग क्या देखते हैं? समाज में ऐसा कोई व्यक्ति जिनसे आपका जान पहचान हो, जिसको ऊंचा जान पहचान हो, तो आप उसके पास जाते हैं, तो आपका मध्यस्थता कर देता है आपके बीच में और किसके बीच में? जिससे आपको मिलना है उसके बीच में। ठीक है, आपको पुलिस से कोई काम है तो आपको डर लगा सब पुलिस के पास डायरेक्ट कैसे जाए, तो गांव में अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति को पकड़ोगे जिनसे थोड़ा उनसे जान पहचान है, तो पुलिस और आपके बीच में वो क्या करेगा? मध्यस्थता काम कर देगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो इसी तरीके से चीजें जो थी चल रही थी। ठीक है, चलिए,
तो यहाँ पे क्या था, तो मध्यस्थ चाहे वह स्थानीय ग्रामीण के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। अब यहाँ पे दिक्कत ये था ना, मान लीजिए कोई स्थानीय ग्रामीण लोग हो जो कि मुखिया हो ग्राम का, या फिर शक्तिशाली सरदार हो, इन दोनों के लिए मतलब मुगल जो थे एक ही शब्द का प्रयोग करते थे, जमींदार शब्द का प्रयोग करते थे। क्या शब्द का प्रयोग करते थे? तो जमींदार शब्द का प्रयोग करते थे। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मुगल जो इन लोगों के लिए शब्द का प्रयोग करे जमींदार। तो जमींदार का मुख्यतः काम क्या हो गया? भूमि पे राजस्व वसूलना और उसको जाके मतलब क्या करना? शासक के पास देना, ठीक है, ध्यान रखें। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है क्या है, किसान जो मतलब क्या है यहाँ पे, मतलब क्या है ये, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, मतलब क्या है, फिर मतलब राजस्व को दिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे मतलब न देने पे इसको मारा जा रहा है, किसान है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए आप यहाँ पे देखें, अकबर के राजस्व मंत्री जो था टोडरमल था, ठीक है, टोडरमल। अकबर का राजस्व मंत्री का क्या था? टोडरमल था। 1570 से लेके 1580 तक 10 साल की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, ठीक है, कीमतों और कृषि का भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पे नगद के रूप में कर निश्चित कर दिया गया, ठीक। इसको दसहला प्रणाली बोलते थे। अब बोलोगे दसहला प्रणाली किस तरीके से मतलब लागू की जाती थी? तो आप जैसे मान लीजिए भूमि का टुकड़ा है, ठीक है, भूमि का टुकड़ा, तब यहाँ पे मान लीजिए किसी साल इसमें 10 रुपया का आमदनी आ रहा है, फिर अगला साल इसमें आमदनी घट के 8 रुपया हो जा रहा है, फिर अगला साल आमदनी घट के यहाँ पे 12 रुपया हो जा रहा है, ठीक है, फिर अगला साल आमदनी बढ़ के यहाँ पे 15 रुपया हो गया, अब फिर अगला साल मतलब किसी प्रॉब्लम से आमदनी बढ़ के मतलब 7 रुपया हो गया, ठीक है। तो आप देख लेंगे, एवरेज निकाल लेंगे से 10 साल में एवरेज कितना रह रहा है, ठीक है। आप बोलेंगे ऐसा करो से कभी तो बढ़ रहा है कभी तो घट रहा है, डजेंट मैटर, ऐसा करो सब पे मतलब क्या कर देते हैं, 10 रुपया मतलब फिक्स कर देते हैं 10 सालों के लिए, ठीक है। ज्यादा हुआ तो भी तुम्हारा, कम हुआ तो भी तुम्हारा, ज्यादा होगा तो जिस साल कम हुआ उसमें मैनेज कर लेना, और इसी तरह से 10 सालों के लिए मतलब क्या किया गया, प्रणाली को मतलब फिक्स कर दिया गया, ठीक है। लेकिन इसके लिए ऐसे ही आंख बंद करके फिक्स नहीं किया गया, जितने भी राज्य में भूमि जो थे सबका मतलब आकलन किया गया, सर्वेक्षण किया गया, ठीक है। उसके बाद देखेगा इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल का नगद रूप में कर मतलब निश्चित कर दिया गया, ठीक है। क्या किया गया? प्रत्येक फसल का नगद के रूप में कर निश्चित किया गया। ऐसा नहीं से धान के लिए 10 रुपया कीमत तय किया गया तो कपास के लिए भी 10 रुपया कीमत, सबके लिए अलग अलग मतलब कीमत तय की गई, ठीक है। ये परंपरा जो थी कहाँ से ली हुई थी? तो ये परंपरा जो थी शेरशाह सूरी का लिया हुआ था, ठीक है। क्योंकि शेरशाह सूरी ने बहुत पहले ऐसा किया था, क्या किया था, और उसने मतलब क्या की थी, सभी फसलों के लिए अलग अलग टैक्स मतलब निर्धारित कर दी थी, और उसने मतलब एक दर तय किया था जिसको रई के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रई के नाम से जानते हैं, ठीक है। जिसमें लिखा हुआ था, एक लिस्ट लिखा हुआ था, से इसमें कपास पे कितना टैक्स लगेगा, गेहूं पे कितना टैक्स लगेगा, चावल पे कितना टैक्स लगेगा, उसको क्या बोलते थे? रई बोलते थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे उसने 8 मतलब टैक्स में क्या इन्होंने सुधार किया, तो प्रत्येक सूबे प्रांत को राजस्व मंडलों में बांट दिया गया। अब प्रत्येक की हल फसल के लिए राजस्व की दर अलग सूची बनाई गई, ठीक है, सबके लिए अलग अलग सूची बना दिया गया, ठीक है। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को क्या कहा? जब्त कहा गया, ठीक है। क्या कहा गया? जब्त कहा गया, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे। मैंने क्या बोला, ये जब्ती व्यवस्था उसी स्थान पर लागू थी जहां पे भूमि का परीक्षण किया गया, क्योंकि भूमि का परीक्षण करेंगे, एस्टिमेट करेंगे, 10 साल का आकलन करेंगे, तब ना उस पर टैक्स लगाएंगे। अंदाजे तो नहीं लगा सकता चलो भेट्टी ठेक के इस पे इतना टैक्स कर दे, ऐसा तो नहीं हो सकता। उसका निरीक्षण करते थे और उसका सावधानी पूर्वक मतलब उसका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। डेट मीन मुगलों के द्वारा जो व्यवस्था जो था, दसला प्रणाली, जब्ती प्रणाली थी, ये बंगाल और मतलब गुजरात जैसे इलाकों में मतलब क्या हो पाया, शक्तिशाली मतलब यहाँ पे मतलब क्या हुआ, संभव नहीं हो पाया। आप देखेंगे कुछ क्षेत्रों में जमींदार बहुत अधिक शक्तिशाली थे, मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में विद्रोह कर सकते थे, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी था, अगर मुगल प्रशासन अगर बहुत अधिक शोषण करती जमींदारों का तो क्या करते, विद्रोह कर देते, क्योंकि कुछ इलाके में जमींदार जो थे बहुत अधिक मतलब क्या थे, शक्तिशाली थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर में ऐसे किसान विद्रोह मुगल साम्राज्य के अस्तित्व को चुनौती दी, ठीक है। तो 17वीं शताब्दी में जब अंतिम की ओर जब मुगल आने लगता है, मतलब किसे आफ्टर मतलब अकबर का शासन 1605 तक रहता है, तो अकबर के शासन के बाद की बात करके जो शासन जो होता है ना, ठीक है, उसके बाद का शासन जो होता है, वहां पे कुछ कुछ जमींदार जो थे मुगलों के खिलाफ मतलब क्या किया था, विद्रोह किया था। अब चलेंगे आईने अकबरी, ठीक है। अब आईने अकबरी क्या था, तो आईने अबुल फजल ने अकबरनामा लेते हुए अकबर, ठीक है, अबुल फजल से अकबरनामा लेते हुए अकबर, ये तस्वीर बनाई गई है जहाँ पे अबुल फजल जो है किसे अकबरनामा सौंप रहा है, तो अकबर को जो है अकबरनामा सौंप रहा है, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब देखेंगे अकबरनामा और आईने अकबरी का क्या रिलेशन है।
क्या? ये पुस्तक थी ना अकबरनामा? बिल्कुल पुस्तक ही थी, ठीक है। अब किस तरह की पुस्तक थी उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। आप देखेंगे अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। क्या लिखे? उसके शासनकाल का इतिहास लिखने के काम करे। ये जिम्मेवारी किसे दी गई? तो अबुल फजल को दी गई। अबुल फजल ने इतिहास को मतलब 3 जिल्द में मतलब पार्टिसिपेट कर दिया। आईने अकबरी को कितने भागों में बांटा? 3 जिल्द में। ये प्रश्न पूछता है, याद रख लीजिए, कितने पार्ट में? 3 भागों में। जिल्द बोलते थे, ठीक है। और इसका शीर्षक मतलब रख दिया, इसका शीर्षक क्या? अकबरनामा रख दिया, ठीक है। आप देखेंगे ये अकबरनामा जो है ये आईने अकबरी का, ठीक है। आईने अकबरी जो है अकबरनामा से रिलेटेड ही है, ठीक है। आप देखेंगे इसमें क्या था। पहली जिल्द में अकबर का पूर्वज क्या बयान है? पहली जिल्द में क्या अकबर के पूर्वज का बयान है। दूसरे जिल्द में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण है। और तीसरे जिल्द में आईने अकबरी है। तीसरे जिल्द जो है आईने अकबरी है। तो अकबरनामा जो है ना, अकबरनामा में ही आईने अकबरी निकल कर आता है, ठीक है। जो कि अकबरनामा का तीसरा पार्ट जो क्या है, ठीक है, क्या है? आईने अकबरी है। क्या है? आईने अकबरी जो है अकबरनामा का तीसरा पार्ट है, ठीक है। क्या है? अकबरनामा का तीसरा पार्ट है, ठीक है। तो इसमें 3 जिल्द है। क्या है? 3 जिल्द है। पहला जिल्द में क्या है? तो पहला जिल्द में क्या लिखा हुआ है? तो पहला जिल्द में अकबर के पूर्वजों के बारे में जानकारी दी हुई है, ठीक है, ध्यान में। दूसरी जिल्द में अकबर के बारे में पहले जिल्द में अकबर के पूर्वज, दूसरी जिल्द में अकबर के शासनकाल, और तीसरे जिल्द में क्या है? आईने अकबरी। तीसरा जिल्द में क्या है? आईने अकबरी। तो अगर पूछेगा आईने अकबरी या फिर अकबरनामा की बात करेंगे तो दोनों को दोनों अकबर से संबंधित है। अकबरनामा से आईने अकबरी निकला है, ठीक है। तीसरा जिल्द आईने अकबरी है। इसमें अकबर के क्या चीज का विवरण मिलता है? इसमें अकबर के प्रशासन, घराना, सेना, राजस्व, साम्राज्य के भूमि का ब्यौरा आपको देखने को मिलता है, ठीक है, ध्यान रखिए। तो पहला जिल्द में अकबर के पहले उनके पूर्वज का इतिहास। दूसरा जिल्द में किसका इतिहास? तो दूसरा में अकबर के बारे में जानकारी मिलती है। अकबर के मतलब क्या चीज? बिल्कुल अकबर के शासन प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। शासनकाल के बारे में जब विवरण देखने को मिलता है। तीसरा में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी है, जिसमें अकबर के समय में मतलब क्या था? प्रशासन कैसा था, घराना कैसा था, सेना कैसा था, राजस्व कैसा था, उस समय मतलब भूगोल कैसा था, इन सारी चीजों के बारे में मतलब क्या होती है? जानकारी मिलती है, ठीक है। तो इसको आपको क्या करेंगे? इसको आपको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जो नए लोग हैं मुझे मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है, क्लास रजिस्टर कर लीजिएगा, फिर आपको क्लास में ऑन कर देगा। 1-2 लोगों को मैंने म्यूट करके रखा है इसीलिए, ठीक है। आप मुझे मैसेज करेंगे, क्लास रजिस्टर करेंगे, वही तो ही आपको शामिल किया जाएगा, ठीक है। आप देखेंगे आईने अकबरी में और क्या क्या है, ठीक है। तो आप देखोगे इसमें समकालीन भारत के लोगों के परंपरा और संस्कृति का भी विस्तृत वर्णन देखने को मिलता है, ठीक है। और आईने अकबरी की बात करेंगे तो सबसे रोचक आयाम यह है कि विभिन्न प्रकार की फसल, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का संख्यांकी विवरण दिया गया है, ठीक है। आईने अकबरी में एक चीज मैं और भी बता दूं, यहाँ पे ना, ठीक है, यहाँ पे ना जनगणना के बारे में भी जानकारी दी गई है, ठीक है। तो आईने अकबरी की बात करेंगे या फिर चाणक्य का जो था, कौन था किताब था चाणक्य का? अर्थशास्त्र। क्या नाम था? अर्थशास्त्र। तो इन दोनों में जनगणना के बारे में जानकारी दी हुई थी। कभी मेंस वगैरह का जब लिखेंगे ना प्रश्न, तो जनगणना वगैरह का लिखना होगा तो बैकग्राउंड में लिखना होगा, तो इस सब का एग्जांपल दे सकते हैं। तो यहाँ पे जनगणना का आपको साक्ष्य आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो आईने अकबरी में बहुत सारी चीजें है, ठीक है, जैसे फसल के बारे में जानकारी है, पैदावार के बारे में जानकारी देखने को मिलती है, कीमत के बारे में, कीमतों के बारे में, वस्तु के कीमत, मजदूरी और राजस्व का संख्यांकी विवरण भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है, आईने अकबरी में, ठीक है। तो समझ गए? जनसंख्या के बारे में आईने अकबरी में भी है, ठीक है। और उसके बाद बात करेंगे उसमें, ठीक है, कौटिल्य का जो मतलब अर्थशास्त्र है उसमें भी जनगणना के बारे में जानकारी देखने को मिलती है, ठीक है। आप चलेंगे अकबर का पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे, अकबर की नीति के बारे में पढ़ेंगे, उसको ध्यान से जरा देखेंगे, ठीक है। देखिएगा प्रशासन की मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे और इसका विस्तृत वर्णन अबुल फजल की अकबरनामा में आपको देखने को मिलती है। विशेष करके आईनी अकबरी में मिलता है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में विभक्त है, ठीक है, जिन्हें क्या बोलते हैं? सूबा कहते थे। क्या कहते थे? सूबा। सूबा का मतलब क्या हो गया? राज्य हो गया। क्या हो गया? सूबा का मतलब क्या हो गया? राज्य होता था, ठीक है। और यहाँ पे सूबा का जो प्रशासन जो चलाता था, मतलब जो शासक जो होता था सूबा का, उसको सूबेदार कहते थे। क्या बोलते थे? सूबेदार कहते हैं, ठीक है। दैट मीन्स इसको राज्यपाल समझ लीजिए, ठीक है। जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वहन करता था। इसके पास एडमिनिस्ट्रेशन का पावर भी होता था और साथ में सैनिक का भी पावर होता था। दोनों प्रकार का काम जो था यही देखता है, ठीक है। आप देखिए तो सूबेदार जो हो गया ये सैनिक पावर देखेगा, राजनीति पावर देखेगा, लेकिन जो यहाँ पे आर्थिक चीजों को चलाने के लिए एक व्यक्ति और होता था, ठीक है। प्रांत में एक व्यक्ति होता था, उसको हम लोग करते थे, उसको दीवान कहते थे। क्या कहते थे? दीवान कहता था, ठीक है।
कानून और व्यवस्था बनाने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों की, ठीक है, सहयोग प्राप्त था। अब कानून व्यवस्था बनाने के लिए ये तो सूबेदार ही था क्योंकि इसके पास सैनिक पावर भी था, लेकिन इसके साथ और भी अधिकारी होते थे। और अधिकारी में कौन कौन होते थे, जैसे बख्शी। बैक्सी जो होता था सैनिक का वेतनाधिकारी होता था, ठीक है, ध्यान रखिए। सैनिक का वेतनाधिकारी जो होता था उसको मतलब बख्शी कहते थे, ठीक है। सदर जो होता था, एक अधिकारी का नाम सदर था, धार्मिक और धर्मांध किए जाने वाले कार्यों का मंत्री था। फौजदार क्या होता था, सेना नायक होता था। कोतवाल जो होता था नगर का पुलिस अधिकारी होता है, ठीक है, डेट मीन इसको एसपी से आप समझ लीजिए, ठीक है। नगर में पूरे मतलब सुरक्षा ब्यौरा का ये जानकारी रखते थे, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखेंगे, समझ गए। तो हमने जैसे पढ़ा ये अकबर के प्रशासन के बारे में चीजों को समझा था। अकबर का प्रशासन किस तरीके से चलता था, इसी तरीके से था। सेंटर टू मतलब स्टेट का बांटा गया था, जहां पे सूबा होता था, सूबा को चलाने के लिए सूबेदार होता था, ठीक है, जो कि राजनीतिक और सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था। उसके बाद प्रत्येक प्रांत में, प्रांत या फिर सूबा एक ही, ठीक है, एक वित्तीय अधिकारी होता था जो कि फिनेंशियल चीजों का देख रेख करता, जो कि दीवान होता था। उसके बाद राज्य में बात करेंगे, कानून व्यवस्था भी बनी हुई रहनी चाहिए। कानून व्यवस्था बनी रहने के लिए सूबेदार ही रिस्पॉन्सिबल होता था, लेकिन अकेले नहीं कर सकता था ना, तो उसके लिए और भी मतलब अफसर होते थे, जैसे बख्शी होते जो कि सैनिक का वेतनाधिकारी होते थे, सैनिक वेतनाधिकारी होते। उसके सदर जो होता था धार्मिक कार्यों में मतलब देख रेख करता था, ठीक है। उसके फौजदार की बात करेंगे तो सेना नायक होते थे। और कोतवाल जो होते थे नगर के मतलब पुलिस अधिकारी होते थे, ठीक है। ये सारी चीजें जब निकल कर आती है तो उसके बाद हम लोग देखेंगे नूरजहां, ठीक है, नूरजहां। अब जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां का बड़ा मतलब क्या था, मतलब पकड़ था, ठीक है। बोला जाता है जहांगीर का शासनकाल में, वो एक उसका स्टेटमेंट है, आप उस स्टेटमेंट से आप समझ सकते हो जहांगीर जो था कितना ज्यादा मतलब नूरजहां के लिए मतलब वो था, ठीक है। तो उसका एक स्टेटमेंट है, मैंने अपने, ठीक है, मैंने थोड़ी सी एक प्याली शराब के लिए, ठीक है, एक प्याली शराब के लिए और अपने वाइफ के हुस्न के लिए अपने पूरे हिंदुस्तान का साम्राज्य जो है नूरजहां के कदमों में मतलब रख दिया है, ठीक है। तो इसका विवाह जो होता है 1611 में होता है, ठीक है, 1611 में विवाह होता है नूरजहां से। और नूरजहां का मूल नाम की बात करेंगे तो मेहरुनिसा था। क्या था नूरजहां का मूल नाम, मेहरुनिसा था, ठीक है। नूरजहां की बात करें, हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही, ठीक है। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, जिनमें एक और स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे, तो दूसरी ओर यह वाक्य थे, रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ था, ठीक है। तो चांदी के सिक्के जारी किए गए थे। आप देखेंगे बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश है, ठीक है। ये फरमान है, फरमान का मतलब क्या होता था, आदेश होता था, ठीक है, नूरजहां के द्वारा जारी किया गया। चौकोर मोहर बताती है उदात और महान महारानी नूरजहां पादशाह बेगम का आदेश है। गोल मोहर के अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई है। हम कामना करते हैं कि नूरजहां बादशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने, ठीक है। तो इस तरह का मतलब फरमान मतलब जारी किए जाते थे। तो नूरजहां की बात करेंगे, मुगल शासक में अगर देखेंगे ना, सबसे अधिक मतलब शक्तिशाली महिलाओं में, ठीक है, तो नूरजहां का मतलब रहेगा। उसके बाद बात करेंगे तो एक और भी थी, ठीक है, जहां आरा, ठीक है, जहां आरा, ये सब मतलब काफी अधिक मतलब क्या थी, तो काफी अधिक मतलब आप देखोगे तो ये बहुत अधिक मतलब आपको क्या देखेगी, तो ये बहुत अधिक मतलब शक्तिशाली महिलाओं में मतलब क्या होता था, तो इनको मतलब हम लोग गिनती करते थे। आप देखेंगे यहाँ पे, तो नूरजहां के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, आप देखेंगे अकबर के, तो अकबर के अभिजात बड़ी संख्याओं में मतलब यहाँ पे देखो अकबर के अभिजात बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे और बड़ी मात्रा में राजस्व खर्च कर सकते थे, ठीक है। तब तक वफादार रहे, साम्राज्य का कार्य सफलतापूर्वक चलता रहा, परंतु 17वीं सदी के अंत तक कई अभिजातों ने अपने स्वतंत्र ताने बाने बुन लिए, ठीक है। साम्राज्य के प्रति उनकी वफादारी उनके निजी हितों के कारण कमजोर पड़ गई, ठीक है। तो अभिजात वर्ग जो था, जो कि मतलब क्या करे, शासक को जो सपोर्ट करता था, तो अकबर तक तो ठीक था, लेकिन अकबर के बाद आप देखोगे, ठीक है, तो वह मतलब शासक के प्रति मतलब क्या था, वफादार नहीं थे। वो अपने निजी हितों के लिए मतलब धीरे धीरे मतलब क्या थे, स्वतंत्र होते मतलब गया। इससे मतलब क्या हो गया, तो इससे मतलब क्या हो गया, प्रशासन मतलब क्या हो गया, कमजोर हो गया, ठीक है। कमजोर। इसको आप क्या करेंगे, जरा समझेंगे, ठीक है। आप चलेंगे आगे। अब यहाँ पे आप देखोगे 1570 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था, ठीक है, तब उसने उलेमाओं, ब्राह्मणों, ठीक है, जो इसी दरबारियों, जो कि रोमन कैथोलिक थे, जेसुइट पादरी जो थे रोमन कैथोलिक थे, और जरजूस ये धर्म के अनुयायियों के साथ मिलकर मतलब धार्मिक मामला मतलब शुरू किया, ठीक है। और जहां पे इस मामला जो होता था, बातचीत जो होती थी, उसको क्या बोलते थे, इबादत खाना बोलते थे। क्या बोलते थे, इबादत खाना इबादत बोलते थे। खाना। तो अकबर ने अपनी एक राजधानी कहाँ बना रखी थी, तो अकबर ने अपनी एक राजधानी कहाँ बना रखी थी, तो क्या बताओगे, ठीक है। फतेहपुर अकबर ने सीकरी। एक राजधानी अपनी फतेहपुर सीकरी में बना रखी थी, फतेहपुर ठीक है। सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का स्थापना किया गया। वहां पे मतलब अकबर जो था विभिन्न धर्मों के साथ मतलब क्या करता है, डिबेट किया करता था,
बातचीत किया करता था, जिसको मतलब क्या बोलते थे, धर्म संसद बोलते थे। क्या बोलते थे इसको? धर्म धर्म संसद। संसद बोलते थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए, इस विचार विमर्श में अकबर की समझ बनी, जो विद्वान धार्मिक रीति और मनता धाता पे बल देते वो अक्सर मतलब कट्टर होते हैं। यहाँ पे अकबर को ये बात समझ में आ गया कि जो विद्वान, ठीक है, बहुत अधिक मतलब धार्मिक रीति चीजों पे मतलब बल देते हैं और बहुत अधिक मतलब क्या होते हैं, कट्टर होते हैं। ठीक है, उनकी शिक्षाएं प्रजा के विभाजन और सामंजस्य पैदा करती है। मतलब अगर माते कट्टरता भरी शिक्षा अगर देंगे, ठीक है, तो उससे मतलब क्या होगा, प्रजा के बीच में मतलब क्या होगा, मतभेद कायम होगा, विभाजन होगा, सामंजस्य पैदा होगा। ठीक है, यह अनुभव अकबर को सुलह ए कुल, सर्व शांति के विचार को लेकर चला गया। ठीक है, तो सुलह ए कुल की नीति जो था, यही से अकबर को सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गया। और सही सुनता, सही सुनता को क्या बोलते हैं, टॉलरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉलरेंस बोलते हैं। तो सही सुनता की यह धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के अंतर नहीं करती थी, अपुति उनको क्या करती थी, तो उनको आपूर्ति उसको मतलब मिलाने के काम करती थी। ठीक है, तो ये आपका इबादत खाना में देखिए अकबर जो है विभिन्न धर्मों से मतलब क्या कर रहा है, चर्चा करता था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। देखिए अकबर कई संस्कृत ग्रंथ फारसी में अनुवाद करवाया और संपन्न कराया। इस उद्देश्य हेतु उसने फतेहपुर सीकरी में एक, ठीक है, मकतब मकतबा खाना या फिर अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की। ठीक है, तो अनुवाद विभाग का स्थापना अकबर ने करवाया था। चित्रकला का फैक्ट्री किसने लगवाया था? अकबर नहीं लगवाया। ठीक है, तो अनुवाद विभाग की बात करेंगे फतेहपुर सीकरी में, चित्रकला के फैक्ट्री की बात करेंगे अकबर ने किया था। लेकिन चित्रकला का स्वर्ण युग जो थे किसके शासनकाल को? तो जहांगीर के शासनकाल को कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब ये मकतब खाना जो था, यहाँ पे अकबर ने महाभारत, रामायण, लीलावती और ठीक है योग वशिष्ठ जैसे उल्लेखनीय संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद करवाया। ठीक है, जब अनुवाद जब किया तो ये महाभारत जो था आपका रजनामा बन गया। ठीक है, महाभारत का फारसी अनुवाद है, क्योंकि महाभारत का मतलब क्या, तो महाभारत की घटनाओं के विस्तृत चित्रांकन है। ठीक है, रजनामा का शाब्दिक अर्थ युद्ध का पुस्तक बोला गया। क्या बोला गया? युद्ध का पुस्तक बना गया। ठीक है, तो रजनामा जो है फारसी अनुवाद है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे देखोगे इसका केंद्र, आप देखोगे यहाँ पे सुलह है कुल, इसका केंद्र बिंदु नीति शास्त्र की व्यवस्था जो कि सर्वत्र लागू की जा सकती थी, जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पे बल था। ठीक है, यही सुलह कुल का नीति जो है अकबर को आगे चल के एक नवीन धर्म लाने का मतलब कोशिश किया जाता है। और उस नवीन धर्म को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इलाही, दीन इलाही दीन से। इलाही धर्म को, जो कि सुलह ए कुल के नीति पर मतलब क्या थी, आधारित थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और बात की यही सुलह ए कुल की नीति जो है आगे चल के जहांगीर और मतलब शाहजहां भी मतलब बढ़ाता है। ठीक है, लेकिन मतलब शाहजहां के बाद जो औरंगजेब जो था इस नीति को मतलब क्या करता है, त्याग देता है। ठीक है, तो जो नीति विरासत में मिली थी सुलह ए कुल की नीति, उसको जहांगीर और मतलब शाहजहां ने भी बटाया, क्योंकि ये लोग के ऊपर भी इल्जाम तो लगते रहे, लेकिन ये लोग भी अकबर की तरह ही मतलब सही सुन शासक माने जाते हैं। ठीक है, लेकिन औरंगजेब ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, वो कट्टर था। ठीक है, उसने बहुत सारे हिंदू मंदिरों को तुड़वाया था, हालांकि ये लोग भी तुड़वाया था लेकिन उस कदर नहीं। ठीक है, जैसा कि औरंगजेब ने किया। अब सुलह कुल क्या था उसके बारे में लोग समझते थे। अकबर की सुलह कुल की नीति उसके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया है। ठीक है, तो जहांगीर ने जो था सुलह कुल की नीति को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल से सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायी एक जगह है, इसलिए उनके विशाल साम्राज्य में, जिसकी चारों ओर सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती है, विरोधी धर्मों के अनुयायियों की और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। जहां असहिष्णुता का मार्ग बंद था, मतलब असहिष्णुता का मार्ग था, किसी भी धर्म के खिलाफ मतलब गलत चीजें करने के लिए पूरी तरीके से मनाही थे। यहाँ सुन्नी और एक शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे। शिया और सुन्नी जो थे इस्लाम का दो फेथ है, दोनों में मतलब कभी नहीं बनती है, लेकिन यहाँ पे मतलब सुलह कुल में मतलब क्या था, दोनों एक ही मस्जिद में मतलब क्या थे, इकट्ठा होते थे। ठीक है, आप ईसाई में जाओगे तो ईसाई में भी दो फेथ मिलेंगे, एक रोमन मिलेंगे, कैथोलिक मिलेंगे, और साथ में यहूदी की भी बात की तो दोनों को दोनों अब्राहमिक रिलीजन, अब्रमा क्या बोलते हैं, अब्राहमिक। ठीक है, अब्राहमिक रिलीजन में कौन कौन आता है? ईसाई आ जाएगा, यहूदी आ जाएगा, इस्लाम आ जाएगा। ठीक है, सारा रिलीजन का कहीं ना कहीं एक ही जगह से पैदा लिया, इसको अब्राहमिक रिलीजन कहा जाता था। तब ईसाई और यहूदी जो थे एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। ठीक है, उनके सुसंगत तरीके से सार्विक शांति सुलह कुल के सिद्धांत का मतलब किया पालन किया। ठीक है, तो यह जो था सुलह एक सिंपल सा सभी धर्मों के बीच में सही सुनता बनी रहे, इसको सुलह ए कुल की नीति कहते हैं। ठीक है, सांप्रदायिकता की भावना को कम करना, सभी धर्मों में मेल मिलाप बना रहे, लोग आपसे में मेल भाव से रहे। ठीक है, सभी लोग अपने अपने धर्म का पालन करें, किसी भी धर्म का मजाक न उड़ाया जाए। ठीक है, किसी भी धर्म को कम या फिर ज्यादा करके न बताया जाए, सभी लोगों का अपने चीजों को मानने के लिए मतलब विचारों की मतलब स्वतंत्रता हो, धार्मिक राइट्स हो। ठीक है, ये सारे के सारे सुलह ए कुल में ही आते थे। ठीक है,
अब चलेंगे 17वीं शताब्दी में उसके पश्चात मुगल। अब यहाँ पे पूर्ववर्ती मुगल जो होगा, औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो जाती है, उसके बाद मुगलों का मतलब क्या हो जाएगा, पतन होना मतलब शुरुआत हो जाएगा, ठीक है। 1707 से लेकर 1712 तक इसका शासन होता है, क्या नाम है इसका, ये मोहम्मद शाह प्रथम, क्या नाम था, बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह बहादुर शाह प्रथम। प्रथम। बहादुर शाह प्रथम, बहुत सुंदर, बहादुर शाह प्रथम का शासन काल होगा। ये बोला जाता है ना कि ये आखिरी शासक था, आखिरी मुगल शासक था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सब खत्म ही आया, ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा। अब बहादुर शाह, क्या, तो एक तरह से देखेंगे 1707 के बाद पूर्ववर्ती मुगल प्रारंभ होता है, ठीक है। एक शासक आता है तो जो कि 5 सालों तक रहता है, बाबर, सॉरी क्या नाम है, बहादुर शाह जफर, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, बहादुर शाह प्रथम कहते हैं उसको, सॉरी। आप चलेंगे यहाँ पे कहते हैं मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेश यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया, ठीक है, जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित होता है, परंतु यही यात्री की इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए, ठीक है। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती है। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष में दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था, कुल 8,000 से, ठीक है, 455 ही थे। कुल 8,000 में से 455 ही थे, 445 ही थे, सॉरी, 445। ठीक है। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% की साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का, ठीक है, 61.5%, ठीक है, स्वयं उनके एवं उनके सरदारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। अब यहाँ पे बहुत सारे विदेशी यात्रियों ने, क्या कहते हैं इसको, बहुत ही मतलब संपन्न देश बताया, ठीक है। जबकि दूसरी ओर उन्होंने बोला सर देश तो संपन्न था, लेकिन साथ में और यहाँ पे क्या थी, तो साथ में आप देखोगे देश तो संपन्न होने के साथ साथ यहाँ पे बहुत अधिक मतलब असमानताएं भी थी। मतलब कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर थे, तो कुछ लोग मतलब जो थे बहुत ज्यादा मतलब क्या थे, गरीब थे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बहुत अधिक दरिद्रता भी देखकर वो लोग विस्मित रह गए। तो एक तरफ वो मतलब वाणिज्यिक समृद्धि को देखते थे, ठीक, अच्छी चीजों को देखते थे, और दूसरी तरफ में क्या देखते थे, तो यहाँ पे मतलब दरिद्रता को देखते थे, ठीक है। तो इन सभी चीजों से वो लोग काफी अधिक मतलब अचंभित थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब बात करेंगे आगे चल के, ठीक है, अब बात करेंगे मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग जो था वेतन और वस्तुओं पे लगा देते थे। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग जो था वस्तुओं और मतलब सैलरी पे लगा देते, जो कि सैनिक को दिया जाता था मनसबदार के द्वारा। इस खर्चे से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था, क्योंकि वे वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे। परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादों और किसान और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इनमें से जो बहुत गरीब थे, मुश्किल से, ठीक है, ही पेट भर पाते थे, वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में, औजार और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे, ठीक है। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज्यादा लाभ उठाते। तो मतलब जो लोग धनी थे वो लोग को बहुत अधिक लाभ हो रहा था, ठीक है, लेकिन जो लोग मतलब क्या थे, गरीब थे, उनकी स्थिति जो थी बहुत अधिक मतलब और भी मतलब क्या थी, तो दयनीय होती जा रही थी, ठीक है। मतलब कहने का साम्राज्य का मतलब एक पक्ष जो था से काफी अधिक इन सारी चीजों से लाभान्वित हो रहा था, जबकि दूसरा पक्ष जो था और भी मतलब नीचे की ओर मतलब जा रहा था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे मुगलों में देखेंगे कुलीन वर्ग जो था ना उसके पास बहुत अधिक धन और संसाधन थे। कहा जाता है मतलब जितना जो धन और संसाधन होता है, ये 2 से 4% के आसपास लोग थे, इन्हीं के पास बहुत अधिक धन और संसाधन था, जिनके कारण 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में अत्यधिक शक्तिशाली हुए कुलीन तंत्र। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। इनमें से कुछ नए वंश स्थापित हुए, हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों में, ठीक है, अपना नियंत्रण जमा लेता। हैदराबाद में आप देखोगे, हैदराबाद में कौन था, किनकिलिच खान, क्या नाम था, जिनको आसफ जा की उपाधि दी गई थी ना, वही था ना, तो अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेगा। अवध में शहादत खान भी अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेंगे। दोनों को दोनों मुगल ही थे। इन लोगों को बोला गया तो क्षेत्र का ध्यान रखने के लिए सूबेदार बनाकर भेजा गया था, लेकिन बाद में अपना अपना स्वतंत्र राज्य मतलब क्या करते हैं, स्थापित कर लेते हैं। लेकिन बाद में देखोगे ये अपना स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित तो कर लिया, लेकिन दिल्ली को कभी भी इग्नोर नहीं किया, ठीक है। दिल्ली को मतलब फिर भी ये मुगल सम्राट को अपना मान्यता देते रहे थे, ठीक है। मतलब कहते थे हम रूल तो कर रहे हैं, लेकिन किसके जगह पे कर रहे हैं, तो मुगलों का ही हम यहाँ पे क्या कर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। इनके बारे में 10वें अध्याय में हम लोग विस्तार से मतलब इनके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे।
अब आगे चलेंगे राजा और रानियां। ठीक है, राजा और रानियां के बारे में कुछ बातें दी गई है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए, खुद से पढ़िए। तो इसको कोई आदमी दिख रहा है या फिर पीडीएफ है तो पढ़िए, तब तक मैं पानी पीता हूँ। 16वीं सदी में मुगलों के लगभग समकालीन संसार के विभिन्न भागों में भी कई महान राजा रानियां थे। इनमें ओटोमन तुर्की के सुल्तान सुलेमान। आवाज नहीं आ रही है मैम, आवाज नहीं जा रही है? जी आप ही बहुत पढ़िए बहुत फिर। कम आ रही है। आप ही पढ़िए फिर। नहीं आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं मैम, आप थोड़ा सा लाउडली पढ़ सकती हैं। और उनका आवाजें सुने तो लॉर्डली कैसे पढ़िए, आप ही पढ़िए। ठीक है, ठीक है। पीडीएफ नहीं है आप क्या? ही पढ़ लीजिए मैम। चलिए ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, 16वीं शताब्दी में मुगलों ने लगभग समकालीन संसार के विभिन्न भागों में, ठीक है, कई महान राजा रानियां थे। इनमें ऑटोमान तुर्की के सुल्तान सुलेमान भी शामिल था। ठीक है, तो सुलेमान जो था ऑटोमान एम्पायर का शासक था। ऑटोमान एम्पायर पूरा लगभग यूरोप पे लगभग रूल करता था। ठीक है, अफ्रीका के कुछ भागों पे रूल करता था, एशिया के कुछ भाग, मतलब सबसे बड़ा साम्राज्य जो था ऑटोमान एम्पायर था। ठीक है, उसके राज में ऑटोमान राज्य का विस्तार यूरोप की ओर हुआ। उसने हंगरी और अपने राज्य के साथ साथ मिला लिया, ऑस्ट्रिया को भी घेर लिया। उसकी फौजी ने बगदाद और इराक भी हथिया लिया। मतलब समझ, मोरक्को और उत्तरी अफ्रीका का बहुत हिस्सा ऑटोमान सत्ता में मानता था। ऑटोमान सत्ता इतना बड़ा था, यूरोप था, अफ्रीका था, एशिया था। अब दिक्कत ऑटोमान वालों के साथ ये था, यूरोप में मतलब किसका था? ईसाई कंट्री, क्रिश्चियन कंट्री था ना यूरोप, लेकिन ऑटोमान वाले क्या थे? इस्लाम थे। इस वजह से कॉन्ट्राडिक्शन आपको देखने को मिलता है। सुलेमान ने ऑटोमान नौसेना का पुनर्गठन किया। पूर्वी भूमध्य सागर के इलाके पर नौसेना का प्रभुत्व की वजह से स्पेन के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा हुई। अरब सागर में इस नौसेना ने पुर्तगालियों को चुनौती दी। सम्राट को, ठीक है, अल कानूनी, ठीक है, विधि निर्माता का खिताब दिया गया। ठीक है, क्योंकि उसके शासनकाल में बड़ी संख्या में नियम कानून थे वो बनाए गए थे। इस नियमों का लक्ष्य यह था कि बढ़ते हुए साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में ध्यान रखते हुए प्रशासनिक तरीकों का मानकीकरण हो, ताकि किसानों को बेकार और भारी करों से बचाया जा सके। ठीक है, आगे चल के 17वीं शताब्दी में ऑटोमान क्षेत्र में जब सार्वजनिक व्यवस्था का पतन हुआ तो सुलेमान कानूनी के काल को आदर्श शासन के रूप में याद किया जाता है। ठीक है, तो ये सुलेमान के बारे में हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मुगलों के समकालीन थे, 1520 से लेकर 66 तक मतलब रहे थे, और उसके समय में कुछ चीजों को थोड़ा बताया गया। ठीक है, ऑटोमन साम्राज्य बहुत पहले का था और ऑटोमन साम्राज्य का अंत हो जाता है 1924 में। ठीक है, क्योंकि तुर्की में जो इस तरीके से मतलब क्या था, तुर्की में खलीफा पद को समाप्त किया जाता है, ऑटोमन साम्राज्य अपने आप क्या होता है? इंड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अकबर के एक समकालीन शासकों के बारे में पता लगता है। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ फर्स्ट, ठीक है, 1558 से लेकर 1603 तक। ईरान के सफाविद शाह अब्बास 1588 से लेकर 1629 तक। ठीक है, इनमें से कहीं ज्यादा विवादपद रूसी शासक था जिसको बोलते थे जार इवान चतुर्थ। ठीक है, तो ये बहुत ही विवादपद शासक था। ठीक है, और इसको इवान द टेरिबल के नाम से, टेरिबल का मतलब क्या था? कुख्यात होता है ना, तो इवान द टेबल के नाम से विख्यात था। नाम क्या पूछ देता है? ठीक है, क्या ना, इवान चतुर्थ। ठीक है, बेसिलियविस, ठीक है, 1530 से लेकर 84 तक मतलब क्या था? शासक था। ये सारे के सारे शासक जो था अकबर के समकालीन थे, पूछ देगा। तो एलिजाबेथ जो थी अकबर के समकालीन, शाह अब्बास अकबर के समकालीन, ठीक है, इवान चतुर्थ, ठीक है, बेसुलेविस ये भी अकबर के समकालीन, उसका ये भी जो था अकबर के समकालीन ही था। ठीक है, क्या नाम था? सुलेमान। क्या नाम था? सुलेमान था। अकबर का शासनकाल कब से शुरू होता है? किसका? अकबर का शासनकाल कब से शुरू होगा? 1506 से 1556 से 1606 1556 से 1605 तक। ठीक है, 1606 तक जी। ठीक है, 1605 में, हाँ। तो यहाँ पे आ गया ना, 1566 में है तो 1556 से शुरू होगा तो मिल जाएगा ना। तो सुलेमान की बात करेंगे, वो समकालीन था। एलिजाबेथ फर्स्ट समकालीन थी। शाह अब्बास समकालीन थे। टेरिबल जो समकालीन था, जिसका नाम किसको नाम था? ईरान, ये रूसी जार शासक था। रूस के शासक को जार बोलते थे, मिस्र के शासक के फराव बोलते हैं। ठीक है, ये सब ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, पढ़ते हैं थोड़ा। ठीक है, नूरजहां, क्या बोले? नूरजहां किससे समकालीन थी? नूरजहां जहांगीर से समकालीन हो जाएगी। ठीक है, राजपूत राठौर राजपूत कहाँ गए थे? मारवाड़ के थे। ठीक है, ठीक है, सिसोदिया राजपूत कहाँ गए थे? मेवाड़ के थे। मंगोल कहाँ पे हो जाएंगे? मंगोल जो थे, मंगोल जो थे उज्बेक हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान में रखिए, कहाँ गया, कहाँ? उज्बेक हो जाएंगे। सूबेदार को गवर्नर बोलते थे। नहीं, मनसब क्या होता था? पद होता था। मिल गया सब? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना है? दिख रहा है ना? जी सर।
क्या है, इस पे क्विज करेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आंसर क्वेश्चन बनाना, जो बच्चे लोग हैं जो कि मतलब इसमें आते हैं, कुछ बच्चे आते हैं जो कि मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 में पढ़ते हैं, तो वो लोग अपना आंसर क्वेश्चन भी करते जाएंगे, ठीक है, उनको हेल्प मिलेगा। थोड़ी देर में क्विज शुरू करता हूँ। सर इसका मतलब जो ऑटोमन वाला आपने बताया, इसका मतलब हो गया एशिया, अफ्रीका और यूरोप में ऑटोमन साम्राज्य थी, जबकि एशिया का जो भारतीय क्षेत्र था वो मुगलों के अधीन था। ये एशिया कब? उतना छोटा थोड़ी ना था, ठीक है, बहुत बड़ा था। तो एशिया में पूरी तरीके से, जैसे अगर भारतीय नहीं, उपमहाद्वीप पूरा की में बात ऑटोमैन की जाए, एम्पायर थे क्या? पूरे यूरोप में ऑटोमैन एम्पायर थोड़ी ना था, या फिर पूरे अफ्रीका में ऑटोमैन एम्पायर थे ना, कुछ क्षेत्रों पे उसका अधिकार था। ठीक है, तो क्विज शुरू कर दो। यस सर।